अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मूला सीरीज़ 1 में चैप्टर नंबर 3 के फार्मूलाज। एक्सरसाइज वाइज मैं आपको फार्मूलाज बताती जाऊँगी, ठीक है। होल कलेक्टिवली नहीं बताऊँगी, जिस एक्सरसाइज में जो अप्लाई होने उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड चैप्टर जो हमारा इंटीग्रेशन के बारे में है। इंटीग्रेशन मतलब इन्वर्स ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। ये एक दफ़ा पहले भी हम इस चीज़ को सीख चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। डेरिवेशन आपके पास डेरिवेशन होती है, जैसे कोई फंक्शन है आपके पास x² + 1, ठीक है। आप इसकी डेरिवेशन लेते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है dy/dx। डेरिवेशन आप विद रिस्पेक्ट लेते हो, पावर फार्मूला है तो 2x आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये हमारे पास डेरिवेशन है। अब इसका अगर इन्वर्स प्रोसेस देखना हो, यानी कि आपने दोबारा उसी फंक्शन में वापस जाना हो जिससे आपने डेरिवेशन ले ली थी, जैसे आप ये सिंपली कह सकते हैं यू टर्न लेना हो दोबारा आपने अपने फंक्शन का, तो ये आपके पास होता है। या तो आप इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं या आप इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है, एंटी डेरिवेटिव कह लें, इंटीग्रेशन कह लें। डेरिवेशन को, जब डेरिवेशन का जो सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास d/dx होता है कि आप किसी भी फंक्शन की डेरिवेशन ले रहे हैं। इंटीग्रेशन का होता है ये इंटीग्रल का साइन, और ये आपके पास dx या dy जिसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है वो इन दोनों के दरमियान में आएगा। लेट्स सपोज अगर मैंने x की इंटीग्रेशन करनी है तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल x d/x, ठीक है। अब अगर कभी आपके पास इंटीग्रल और dx अकेला हो तो इंटीग्रल और dx आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ x बचता है, ठीक है। ये जोक आपने मेरी पिछली वीडियोस में सुना होगा, तालिबान और अमेरिका वाला, जहाँ एक दूसरे को देखते हैं मारने को दौड़ते हैं, ये वही वाला हाल है, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रल इंटीग्रेशन है, d उसका एंटी है, एंटी दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये एंटी डेरिवेटिव है, डी डेरिवेटिव है, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास x बचेगा। इसके साथ हमेशा एक c का फार्मूला आता है, +c हमेशा आएगा। फार्मूला तो नहीं, कांस्टेंट आता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी हम सीखेंगे आगे चल के कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्यों लिखते हैं, डेरिवेटिव में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखते। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3.1 एक्सरसाइज से, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, इसीलिए पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा इसकी तरफ हम आते हैं। जी, एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उसने आपसे कहा हुआ है कि आपने डेल्टा y और dy फाइंड आउट करना है। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि डेल्टा y और dy इक्वल नहीं होते। इसका बड़ा अच्छा सा प्रूफ जो है वो पेज नंबर 120 पे मौजूद है। ऑल्दो कि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसने बाकायदा ये प्रूफ किया है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, ठीक है। बट डेल्टा x और dx ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में जब उसने कहा डेल्टा y और डी वाई फाइंड आउट करना है, तो आपने हमेशा सोचना है कि ये दोनों टर्म्स आपने कहाँ यूज़ की थी। डेल्टा y आपने यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो 2.1, 2.2 इन एक्सरसाइजेज में आपने इसको यूज़ किया था। यानी कि जो भी वो फंक्शन देगा उसमें आपको x की वैल्यू भी गिवन होगी, डेल्टा x गिवन होगा या dx गिवन होगा, ठीक है। नहीं तो फाइंड आउट करने का तरीका दिया होगा उसने, मतलब वो ये कह देगा कि x की वैल्यू 5 से चेंज होके 5.02, तो अब आपको पता चल गया ना डेल्टा x कुछ इंक्रीज़ हुआ है, तो वो आपके पास डेल्टा x क्या आ जाएगा 0.2। अगर वो कम करता है तो नेगेटिव साइन साथ आ जाता है। बहरहाल ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपने डेल्टा y कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी गिवन फंक्शन है, लेट्स सपोज x² है, आप इस पे वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो आपने 2.1 में सीखे थे। तो इसी तरह हम डेल्टा ऐड कर देंगे बोथ साइड पे। हम क्या करेंगे, y को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो डेल्टा y आपके पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y² क्या था, एक्चुअली x² था, ठीक है। तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x² माइनस x²। अब x की वैल्यू भी गिवन होगी, डेल्टा x की भी गिवन होगी, इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वैल्यूज़ पुट करके आप डेल्टा y कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे कहेगा डी वाई कैलकुलेट करें। डी वाई को अगर आप याद करें तो आपने डी वाई कहाँ कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो ये आपने कैलकुलेट करना सीखा था एग्जैक्टली 2.3 से ऑनवर्ड सब एक्सरसाइज में आप डेरिवेट फाइंड आउट करते थे। जैसे अगर यही क्वेश्चन हो तो आप बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें, तो आपके पास 2x आ जाएगा। dx को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 2x dx। अगेन आपके पास x की वैल्यू है, dx की वैल्यू है, आप dy कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फार्मूलाज थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें उसने कहा है कि यूजिंग द डिफरेंशियल मेथड, अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन तो उसने कहा है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड आउट dy ओवर dx। ये भी चीज़ आपने पहले अगर पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में फ़र्क होता है। डेरिवेटिव जैसे ये क्वेश्चन है ना, मैं दोनों तरीक़ों से करके आपको बताती हूँ, ठीक है। y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप सिंपल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। यहाँ पे आप पावर फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ गया। फॉर्मूला सेम वहाँ इन दोनों के सेम है, लेकिन करने की टेक्निक डिफरेंट है। टेकिंग डिफरेंशियल्स, अब ये किसी के रिस्पेक्ट से नहीं होता डिफरेंशियल, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ये किसी के रिस्पेक्ट से नहीं होता। डिफरेंशियल में खाली d बोथ साइड पे लिया जाता है, जैसे ये आपके पास है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास dx स्क्वायर, कांस्टेंट की डेरिवेशन 0, ठीक है। डिफरेंशियल भी इसका 0 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जब डेरिवेशन लेंगे तो सेम वही तरीका होगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर छोड़ के, फिर dx को आप दूसरी साइड पे ले आए तो dy ओवर dx आपके पास 2x बन जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन लेने का मेथड जो है ये डिफरेंशियल के थ्रू है, ये नॉर्मल आपके पास डेरिवेशन है। अगर वो आपको फोर्स नहीं करता तो ऑब्वियसली आप इसके लिए जाएंगे, लेकिन अगर उसने लिख दिया थ्रू डिफरेंशियल या यूजिंग डिफरेंशियल टेक्निक, तब आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपने डिफरेंशियल की टेक्निक से डेरिवेटिव लिया, अब उसने कहा कि dx ओवर dy, तो आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, वो आपके पास आंसर आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप इसका देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान भी है लेकिन टेक्निकल भी है। अब उसने अगेन कहा है यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू। जैसे सपोज करते हैं, जैसे एक पार्ट है आपके पास 17 पावर 4, उसने क्या कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपने अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू बतानी है, लेकिन यूज़ करना है डिफरेंशियल मेथड। आप डेरिवेशन नहीं कर सकते इसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा ना उसको स्प्लिट करना है। जैसे 17 होगा ना, इसी तरह कभी 31 होगा, कभी आपके पास 61 होगा, कभी 29 होगा, जो भी आपके पास टर्म होगी, आपने इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। इस तरह के 2 पार्ट हों कि एक का 4th रूट एग्जिस्ट करता हो, दूसरे का चाहे करता हो या ना करता हो, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो 17 को आप कैसे स्प्लिट करेंगे, अगर मैं 17 को स्प्लिट करूं तो वो मेरे पास बनता है 16 + 1, क्योंकि 16 का 4th रूट है। ये आपके पास एक्चुअली होता है x प्लस डेल्टा x के इक्वल, ठीक है। यानी कि जिसका 4th रूट एग्जिस्ट करता है वो आपके पास x होगा, बाकी जो आपके पास 1 -1 मतलब 1-2 के करीबी कोई टर्म बचती होगी वो आपका डेल्टा x होगा, ठीक है। ये आ गया। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाली टर्म जो है पूरी कांस्टेंट की, इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। यानी कि आपके पास ये इक्वल आ गया x प्लस डेल्टा x की पावर 4। जब आपने डिफरेंशियल लेना है तो आपको पता है अगर मैं इस टर्म का डायरेक्ट डिफरेंशियल लूँ तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, तो मुझे इसको वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर डिफरेंशियल लेना है, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे डेल्टा x को 0 पुट करके f ऑफ x की जो है वो टर्म फाइंड आउट कर लूँगी। ये मेरे पास इसका वेरिएबल आ गया, इसको आप लेट कर लेंगे y। अब आप लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, तो ये आ जाएगा dy और ये आ जाएगा d√4x आ गया, ठीक है। इस पे अगेन वही पावर फॉर्मूला लगेगा और आपके पास dy की वैल्यू आ जाएगी। जो भी पावर फॉर्मूला लगे उसमें आप x की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा x dx आपको पता है सेम होते हैं, आपने dy कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने बस एक फार्मूला अब इसमें याद रखना है बहुत अच्छे से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका, ये अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला है x प्लस डेल्टा x, ये आपके पास इक्वल होता है f ऑफ x प्लस dy की तो वैल्यू आपने ये कैलकुलेट कर ली है, f ऑफ x की वैल्यू आपने कहाँ से निकालनी है, ये जो आपके पास f ऑफ x है ना, इसमें आपने x की जगह पे 16 पुट कर देना, कर दिया। इसी तरह ये आपने क्या लेट किया हुआ था, यही जो आपकी टर्म थी क्वेश्चन की टर्म, ये आ जाएगा फॉर 17 इज इक्वल्स टू जो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें 16, वो आ जाएगा। यहाँ का जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास अप्रॉक्सीमेशन का आंसर आ जाएगा। इसको करने की 1-2 और टेक्निक्स भी हैं। मेन फार्मूला यही है, कभी कभी वो f ऑफ x को डेरिवेटिव के फार्मूले की फॉर्म में भी लिख देता है, बुक में भी कुछ इसी फॉर्म में ये फार्मूला आपको नज़र आएगा। मैंने कोशिश किया कि मैं बुक वाला फॉर्म जो है ना वो यूज़ करूँ, आप कोई और फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया 3.1 का। अब चलते हैं 3.2 के ओवरव्यू की तरफ।
नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटीग्रेशन की नॉर्मल फॉर्म, जो इंटीग्रेशन वाले एक्सरसाइज जो है 3.2 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसका है पावर फार्मूला। ठीक है, पावर फार्मूला आपके पास क्या है, पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ, फिर इसके रूल्स और जनरल फॉर्म हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बाद में डिस्कस करते रहेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि ये इंटीग्रल का साइन है। ठीक है, अगर आपने किसी टर्म की इंटीग्रेशन लेनी है और उस होल टर्म, अब ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर कोई कांस्टेंट टर्म है, आपने उसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो पावर फॉर्मूला लगेगा n+1 n डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। सी अभी भी आपके लिए नई चीज़ है, बस थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सी क्यों आएगा। ठीक है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये फार्मूला n-1 के लिए नहीं है। डेरिवेशन का फार्मूला फॉर ऑल के लिए था, ये फॉर ऑल के लिए तो है लेकिन सिर्फ n-1 के लिए नहीं है। उसके लिए क्या फार्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम इंटीग्रेशन के रूल्स के तौर पे याद रखते हैं। इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला का रूल है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, ऑब्वियसली पावर फार्मूला है तो पावर हो गए ना, उसकी पावर छोड़ के डेरिवेशन अगर साथ पढ़िए, इस पे हाथ रख लें, जो भी टर्म है उसकी डेरिवेशन साथ पढ़िए, तो आप इस पे पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन n नॉट इक्वल टू -1 के लिए ये। ठीक है, अब अगर n इज इक्वल टू -1 है तो फिर उसके लिए क्या लगाएंगे, उसके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उसके लिए फार्मूला आपके पास है, सेम यही टर्म है कि आपके पास पावर छोड़ के आपने डेरिवेशन आगे देखनी है, डेरिवेशन पड़ी हुई होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में नेचुरल लॉ का फार्मूला लगता है f(x + c). ठीक है, ये आपने याद रखना है। पावर फार्मूला अप्लाई होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट n-1 के, और अगर n-1 है तो उसके लिए नेचुरल लॉ का फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आपको अब कंडीशन याद रहेगी कि ये पावर फार्मूला कब लगेगा, पावर पे हाथ रखें, साथ इसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तब आप एलिजिबल हैं ये फार्मूला लगाने के लिए। अब जैसे हमको ये क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको अब ये सी वाली टर्मिनोलॉजी भी समझा देती हूँ। मेरे पास कोई फंक्शन था 2x² + x + 1, मैंने इसकी डेरिवेशन कैलकुलेट की, तो डेरिवेशन मेरे पास आ गई dy/dx। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेशन लिया तो पावर फार्मूला लगेगा, ये तो कांस्टेंट साथ एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ जाएगा 4x + 1। आई होप सो डेरिवेशन आपको आती होगी। अब ये तो डेरिवेटिव हो गया, अब इसका एंटी डेरिवेटिव आपने लेना है और यही एग्जैक्टली फंक्शन आपके पास बनना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी कर लेते हैं इंटीग्रेशन। आपके पास dy/dx है 4x + 1, dx को दूसरी साइड पे ले जाएं तो dy क्या बन जाएगा 4x dx + 1 dx, मैं दूसरी साइड पे लेगी और मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड पे कर लें, तो इंटीग्रल बोथ साइड करने का ये रूल हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रल से जुमला स्टार्ट होगा और एंड होगा ये dy या dx पे। अच्छा, ये तो कट गए, y आ गया, कांस्टेंट है बाहर चला गया, ऐसा ही है ना। ये आपके पास आ गया इंटीग्रल x d(x), कांस्टेंट 1 की तो वैसे कोई हैसियत नहीं, हो भी तो ये बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो x आ गया। अब ये x है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो पावर फार्मूला, तो ये आपके पास आ जाएगा x² / 2 + x, 2 इससे कैंसिल, तो y आपके पास आ गया जी 2x² + x। जबकि हमारे पास एक्चुअल फंक्शन क्या था, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है 2x² + x + 1। अब ये कांस्टेंट मिसिंग है ना। अब मुझे एक बात बताएं, जब आपने डेरिवेटिव लिया वो कांस्टेंट 0 हो गया ना, तो जब हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या पता कि वो 0 एक्चुअली कौन सा कांस्टेंट था। यहाँ पे हो सकता है 9 है, 10 है, 20 है, लेकिन जो भी कांस्टेंट होगा डेरिवेशन के बाद उसने क्या हो जाना है, उससे 0 ही हो जाना है ना। इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हम साथ उसके एक सी लिखते हैं। इस सी का, इसको सी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मकसद ये होता है कि अगर तो कोई टर्म ऐसी थी जिसमें कांस्टेंट था तो वो ये सी उसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो कांस्टेंट नहीं था तो ऑब्वियसली सी 0 हो जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में आंसर में आपके पास ये सी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सी वाला कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 3.2 के बाकी फार्मूलाज की तरफ। इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलाज आप ये समझ लें कि यू टर्न ही हैं सारे। ठीक है, डेरिवेशन का, जैसे अब यहाँ पे मैं एक डेरिवेशन का फार्मूला लिखती हूँ, उसका फिर इंटीग्रेशन का यहाँ पे हम लिखते हैं। पावर फार्मूला तो आपको क्लियर हो गया।
अब जैसे एक और फार्मूला है, वैसे तो ये मैंने रूल में आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेरिवेशन लिखते हैं। डेरिवेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आपके पास होती है 1/x। तो इसी तरह इंटीग्रेशन इसकी किसके इक्वल होगी, ऑपोजिट कर लें, नेचुरल लॉग के एक्स के इक्वल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसकी, मैं इसको अगर कलर से करके बताऊं तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के, ठीक है। तो अगर कभी फॉर्मूला भूल जाए, अच्छा ये यू टर्न पे यू टर्न नहीं है, अब इसकी इंटीग्रेशन ये है ना, इसकी इंटीग्रेशन ये नहीं हो सकती, ठीक है। ये जहन में रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, नो फॉर्मूला। इसको एक टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली कोई फार्मूला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। पहले इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ ई की पावर एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ढीठ फंक्शन है, एग्जैक्टली वही आ जाएगा, तो आपके पास वही आ गया, प्लस सी आपने कभी भी नहीं भूलना। अच्छा, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख लूँ, ई की पावर ए एक्स डी एक्स, तो पहले इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ई की पावर ए एक्स है ना, तो इसकी डेरिवेशन क्या होती थी, ई की पावर ए एक्स एज इट इज़, जो भी इसकी पावर में टर्म है उसकी डेरिवेशन, तो एक्स तो 1 हो जाएगा, 7 आ जाएगा ए। अब देखिएगा ज़रा, अब आपने क्या लेनी है, इंटीग्रेशन इस टर्म की लेनी है, तो ए को दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर ए एक्स ओवर ए प्लस सी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह एक और फार्मूला है, अब हम जब पावर्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक और फार्मूला है ए की पावर एक्स, किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फार्मूला। तो पहले इसकी डेरिवेशन चेक करते हैं कि हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ये एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ ए, यही था ना। अब हमने किसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है, इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये टर्म किधर जाएगी, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। देखिए फार्मूला सारे डेरिवेशन वाले ही हैं, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी, ठीक हो गया, ये भी एक फार्मूला आ गया। अच्छा, फिर हमने डेरिवेशन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ आ जाएं, तो हमने डेरिवेशन पढ़ी थी साइन, कॉस और टेंजेंट की, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स क्या थी हमारे पास, कॉस एक्स थी। डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स हमारे पास क्या थी, माइनस साइन एक्स थी, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ टेंजेंट एक्स हमारे पास थी सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, ये थी। अब इनकी हम इंटीग्रेशंस देखते हैं, ठीक है। फोर्थ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, फिफ्थ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, सिक्स फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। ये हमारे पास बेसिक फार्मूलाज बन रहे हैं। अच्छा जी, कॉस है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या आ जाएगी, साइन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव साइन अब इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। अब इसके आंसर से आपने इसके क्वेश्चंस को देखते जाना है। अब इंटीग्रेशन कॉस क्या हो जाएगी, साइन एक्स, साइन हो जाएगी माइनस कॉस, सीकेंड क्या हो जाएगी, टेंजेंट एक्स। अच्छा, एक टिप मैं आपको बता दूं, इसको आप कहीं नोट कर लें, बड़े काम आएगी आपकी। डेरिवेशन मैंने बताया था जो सी से स्टार्ट होता है माइनस आता है, इंटीग्रेशन में जिसका आंसर सी से स्टार्ट होता है उसके साथ माइनस आएगा। जैसे कॉस है ना, आंखें बंद करके साथ इसके माइनस लगा दें। अब आपने इधर नहीं देखना, अब आपने इधर देखना है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके एक दो फार्मूलाज हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये भी मैंने आपको नेचुरल लॉ का फार्मूला बताया था, तो उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में है, उसकी डेरिवेशन ऊपर पड़ी हो, डिनोमिनेटर में कोई टर्म है उसकी डेरिवेशन ऊपर पड़ी हो, तो वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने 3 फॉर्म्स आपको बताई हैं। एक रूल नंबर 1 में, दूसरा मैंने आपको 1/x की दफ़ा बताया, तीसरी ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखें जी, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होगा, इसकी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ साइन ओवर एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, लिखा जा सकता है ना इसको। अब देखें, कॉस की डेरिवेशन क्या होती है, माइनस साइन ना, मेरे पास माइनस नहीं है, तो अगर मैं चुप करके एक माइनस ऊपर लगा दूँ और यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। अब बताएं, क्या कॉस की डेरिवेशन ऊपर पड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये बुक में एक ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक आपके पास ये सीकेंट एक्स के साथ भी लिखा हुआ है, उसका प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट इसी तरह से है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर मैं कोटेंजेंट की लेना चाहूँ,
कोटेंजेंट ऑफ डी ऑफ एक्स क्या होता है, वो आपके पास होता है जी कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें कॉस साइन की सॉरी क्या साइन की डेरिवेशन कॉस ऊपर पड़ी हुई है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, कोटेंजेंट की डेरिवेशन होगी। इसी तरह आपके पास सीकेंड और कोसीकेंड की भी मौजूद है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास सीकेंड एक्स की डेरिवेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, और इसी तरह आपके पास कोसीकेंड एक्स डी ऑफ एक्स की डेरिवेशन क्या होगी, कोसीकेंड माइनस कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग कोसीकेंड एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये वो बेसिक फार्मूलाज हैं जो 3.2 से ऑनवर्ड अब हर एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। जिस एक्सरसाइज में कोई और एक्स्ट्रा यूज़ होता जाएगा वो मैं आपको एक्सरसाइज वाइज बताती जाऊंगी। तो ये आज की वीडियो 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज के बारे में थी। साथ ही सिमिलरली इंशाल्लाह आज के दिन आपको 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।